हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज, जो कि लीड कोड का इजी क्वेश्चन। सबसे पहली स्टेप अपन इस क्वेश्चन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो अपन को दो अरेज दे के रखी है, nums1 एंड nums2। दो अरेज है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है अपन को। नाउ व्हाट इज एन इंटरसेक्शन? तो फॉर एग्जाम्पल इन्हें अपन को एक अरे दे रखी nums1 एंड nums2। इसके अंदर 4 9 है, जो कि मुझे दिख रहा है कि 4 9 नम्स 2 में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा 4 9। ये अपन को रिटर्न करना है। वी हैव टू रिटर्न दिस टू एलिमेंट्स 4 9, जो कि दोनों बारे में कॉमन है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चाहे तो अपन 9 4 या 4 9 कुछ भी ऑर्डर में दे सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आने चाहिए आपके दिमाग में। अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं होना चाहिए, अभी और चीज़ें जो अपन को समझनी है। मैंने कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पे रन करे हैं, एक लास्ट टेस्ट केसेस जिससे अपन को काफ़ी हद तक क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। ये जो टेस्ट केस है, इसके अंदर है लेट्स से 4 9 5 9। एंड अगर अभी मैं दोनों में से कुछ कॉमन निकालने जाऊँ तो मुझे 3 एलिमेंट्स कॉमन मिलने चाहिए। वो है 4। देखो 4 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है। 9 ऊपर वाली अरे में 2 बार आ रहा है, नीचे वाली अरे में भी 2 बार आ रहा है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी, अभी मेरे को जितना समझ आया, मेरा आंसर होना चाहिए 4 9 9। बट इनने जो एक्सपेक्टेड दे रखा है वो है 9 4। या तो 9 4 या 4 9 कुछ भी चल सकता है। इसका मतलब है कि जो अपनी फाइनल अरे है उसके अंदर भी अपन को वी डोंट वांट एनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स। जो अपनी फाइनल अरे है उसके अंदर भी अपन को डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कि इफ आई टेक बोथ ऑफ दिस एग्जाम्पल्स, सो लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल्स। ठीक है, या मैंने इनको ले लिया है, इनको मैं यहाँ लेके आया हूँ। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो अपनी nums1 अरे है ना, डुप्लीकेट से देते तो अपन को फर्क पड़ नहीं रहा है। इवन दो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो अब 9 इसमें 2 बार आ रहा है ना, 9 इसमें 2 बार आ रहा है, नीचे वाले में भी 9 2 बार आ रहा है। बट मेरे को दोनों जगह में से एक एक 9 ही चाहिए, मुझे एक 9 ही चाहिए। 9 एक बार अपने आंसर में आ गया तो आई डोंट वांट इट अगेन। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसका मेन मतलब ये निकल रहा है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, लेट्स मेक इट 100%। ऑलराइट, एंड लेट्स जस्ट लॉक इट। सॉरी, लॉक इट। ऑलराइट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जो मेरी फर्स्ट अरे है उसको मैं चेंज कर दूं, एंड इफ आई मेक इट समथिंग लाइक 4 9 एंड 5, इफ आई ओनली हैव दिस 3 एलिमेंट्स इन माय फर्स्ट अरे, और मेरी दूसरे अरे की भी मैं एलिमेंट्स बदल दूं और उसको मैं लिखूं 9 4 8, दैट्स इट, 9 4 8। अभी इन दोनों में से मैं जो इंटरसेक्शन निकालूंगा वो मुझे काफ़ी इजीली मिल जाएगी। वो है कि देखो 4 कॉमन है, 9 कॉमन है, 4 कॉमन है, 9 कॉमन है, और मेरा जो आंसर है वो भी है 4 और 9। काफ़ी इजीली मेरे को ये आंसर मिल गया है। ये करने के लिए अपन को करना पड़ा, पहले वाली अरे को अपन ने सेट में कन्वर्ट किया, दूसरी वाली अरे को अपन ने सेट में कन्वर्ट किया, फिर अपन ने अब इन दोनों सेट्स में से ईजिली अपन ने दोनों के में से जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अपन ने निकाल लिया। काफ़ी ईजी है, इसको अपन बहुत ईजिली कोड भी कर सकते हैं। अपन यहाँ पे बनाएंगे 2 सेट। लेट्स से एक है सेट 1। बिफोर डूइंग दिस अपन देखते हैं एक सेट CPP रेफरेंस वेबसाइट। ठीक है, व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मैं कुछ चीज़ एक है जो मैं पता करना चाहता हूँ और अपन साथ में पता करते हैं, है ना, ताकि कल को आपको भी कुछ सेम चीज़ पढ़नी हो तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हो। तो देखो मैं क्या चीज़ पता करना चाहता हूँ, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ। C++ की बात कर रहा हूँ अभी। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने आनी चाहिए, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन से हमेशा फेमिलियर होना चाहिए, सिर्फ वीडियोस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं आया, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सेट किन किन तरीक़ों से बना सकता हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि सेट इनने कहीं पे कंस्ट्रक्टर दे रखा होगा अपन को, है ना। अपन देखते हैं कहीं कंस्ट्रक्टर दे रखा है क्या इनने अपन को। ऑब्जर्वर, लुकअप, कैपेसिटी, इटरेटर्स, मेंबर फंक्शंस, ये रहा कंस्ट्रक्टर, है ना। अब कंस्ट्रक्ट द फंक्शन, कंस्ट्रक्टर के बारे में इन इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या। चलो ठीक है, दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, इस पे जाते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या क्या कंस्ट्रक्टर है। ये रहा सेट का कंस्ट्रक्टर, ये है अपना सेट का कंस्ट्रक्टर।
इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एंड कॉपिंग विथ एलोकेटर, मूविंग विथ एलोकेटर, इनिशियलाइजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर, ये इसकी बात करनी है अपन को। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इफ आई एम राइट, अपन एक सेट बना सकते हैं, सेट ऑफ इंट, और कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन बोल सकते हैं कि वी वांट अ सेट विथ दिस वेक्टर, यानी कि nums1 डॉट बिगिन कॉमा nums2 डॉट एंड, सॉरी nums1 डॉट एंड। अभी अपन ने ये किया है, वी कैन जस्ट डायरेक्टली रन इट एंड वी कैन सी अपन को सेट को नाम देना पड़ेगा, s1 नाम दे देते हैं, एक और बार रन करना पड़ेगा, एरर आएगी अभी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये अपन ने बना लिया है। तो देखो अभी कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब है कि ये सेट एकदम अपन ने जो सिंटेक्स लिया एकदम सही है। अब इससे क्या हो गया है, ये वाली अरे का एक सेट इनिशियलाइज हो गया है। अपन को सेम क्या करना था, अपन को सेम सेट 2 भी इनिशियलाइज करना था, सेट इंट s2 nums2 डॉट बिगिन कॉमा nums2 डॉट एंड, ऐसे करके अपन ने एक और सेट बना लिया है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को यहाँ जाना है, एक सेकेंड के लिए मैं अगर इस टैब को क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब अपन को यहाँ जाना है, अपन को देखना है दोनों अरेज में से कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। वो देखने का काफ़ी ईजी तरीका है, अपन एक वेक्टर ऑफ आंसर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, इसके अंदर अपन अपना आंसर पुश करते जाएंगे। तो अब लेट्स से मैंने इसको s3 नहीं, मेरे को इसको s2 नाम देना है, ठीक है। तो फॉर ऑटो आई इन s1, अपन s1 के सारे एलिमेंट्स पे इटरेट कर रहे हैं। अब अपन देखेंगे कि इफ s2 डॉट फाइंड, s2 के अंदर अपन ये ith एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू s2 डॉट एंड, इसका मतलब है कि s2 के अंदर ये वाला i एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ये केस है तो इस केस में अपन आंसर डॉट पुश बैक i कर देंगे, अपन ने उस i को पुश कर दिया है। और अपन को गारंटी है, ये काम अपन पहले नहीं कर सकते थे, अभी अपन को गारंटी है कि 9 अपन ने अगर एक बार पुश बैक कर दिया है तो फ्यूचर में कभी वापस से 9 आएगा नहीं, तो अपन 9 दो बार पुश बैक नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपन ने काम यहाँ पे इजीली कर लिया है, यहाँ पे पुश बैक कर दिया है, एट द एंड अपन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर देंगे, सो दिस शुड वर्क, ठीक है। लेट्स सी, s2 डॉट बिगिन की स्पेलिंग गलत है ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है, दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड, अपन इसको डायरेक्टली सबमिट कर देंगे। इफ यू वांट वी कैन ड्राई रन दिस, दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। तो अपन अब करते हैं ड्राई रन। ओके, सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले तो अपन सी आउट आई एंड एल कर देते हैं, ठीक है। और उसके पहले अपन एक और चीज करेंगे, फॉर ऑटो आई इन s2, या व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे अपन दोनों के काम कर देते हैं, फॉर ऑटो आई इन s1 s2 सी आउट आई विथ स्पेस एट द एंड सी आउट एंड एल, ये काम हो गया। यहाँ पे सी आउट आई विथ स्पेस, दैट्स इट, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, s2 और s1 दोनों को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट केस पे जाए, तो ये जो ऊपर वाली अरे है ये अपनी s2 अरे है ना। अपन चाहे तो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि सी आउट s2 विथ स्पेस, दैट्स इट, एंड इसके पहले भी अपन यहाँ पे सी आउट s1 विथ स्पेस डाल सकते हैं। इससे क्लैरिफाई भी हो जाएगा कौन सा सेट कौन सा है। तो देखो ये है अपना s2 सेट। अब s2 सेट तो अपना ऐसा कैसा है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन s1 सेट के अंदर इटरेट कर रहे हैं। अब मेरे पास 4 आया, मैंने चेक कर लिया मेरे s2 सेट में 4 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, उसको मैंने मेरे आंसर में डाल दिया। 5 आया, क्या s2 में 5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। 9 आया, क्या s2 में 5 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो मैंने 9 को भी मेरे आंसर में डाल दिया। एट द एंड मेरे आंसर को रिटर्न कर दिया है ना। जैसे अपन ने देखा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड। अभी अगर अपन अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो ये जो अपन सेट बना रहे हैं ना, ये है अपना n log n का ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेट के अंदर जब भी अपन वैल्यूज डालते हैं तो वो हर एक वैल्यू को इंसर्ट करने का ऑपरेशन होता है log n, और अपन ने यहाँ पे n वैल्यूज को इंसर्ट करा है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m log m, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई है अपनी। अब इसके बाद में सी आउट स्टेटमेंट हटा देता हूँ, दे आर यूजलेस नाउ।
सी आउट स्टेटमेंट्स हटा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर जब भी मैं ये फाइंड वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये भी होगा लॉग एन टाइम्स। लॉग एन इसकी वो है ऑपरेशन का कॉस्ट है, और ये ऑपरेशन अगेन में m बार चलाऊंगा। इनको मैं अगर दोनों को एक ही टर्म लूँ, m और n को मैं अगर इक्वल्स टू लूँ तो वो भी चल जाएगा। m, ये भी n लॉग एन, ये भी n चल रहा है, और अपन ने इसको n टाइम्स चलाया। तो बेसिकली ये जो फॉर लूप है इसकी ओवरऑल कॉस्ट भी हो जाएगी n लॉग n, ऐसा। तो अपना आंसर यहाँ पे एट द एंड जो भी आ रहा है वो आ रहा है 3n log n, जिसको अपन सिर्फ n log n बोल सकते हैं। ये है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड क्या अपन इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली log n को अपन और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। वो कैसे? अपन एक अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो ठीक है, अपन सबसे पहले क्वेश्चन करते चलते हैं। UNORDERED अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, वो मैप इंट कॉमा इंट स्टोर कर रहा है, दैट्स इट। इसको नाम देते हैं अपन है सो फॉर ऑटो आई इन nums1 m of i प्लस प्लस। मैं क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको। प्लस प्लस की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ, देखते इसका फायदा क्या है। एट द एंड अभी के लिए फॉर ऑटो था ये, ठीक है, फॉर ऑटो आई इन m सी आउट आई डॉट फर्स्ट स्पेस आई डॉट सेकेंड एंडल, ठीक है। ये जो मैंने मैप के अंदर वैल्यूज डाली ना, मैं इनको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, इनको प्रिंट कर रहा हूँ मैं। इसको रन करता हूँ मैं, रिटर्न आंसर। अपने आंसर नाम का कोई वेक्टर बनाया नहीं है, तो यहाँ पे अपने वेक्टर ऑफ इंट आंसर बना लेते हैं ताकि ये एरर चले जाए। अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी आंसर ही रिटर्न कर रहे हैं, जस्ट सो दैट वी डू नॉट गेट दिस एरर। मैं टेस्ट केस 3 पे आया, देखो मैंने क्या किया है, मेरे nums1 की जितनी वैल्यूज थी उनको मैप कर दिया, और मैंने एक और चीज़ यहाँ पे मेक श्योर की कि इक्वल्स टू 1 लिखा है, प्लस प्लस नहीं लिखा है। इक्वल्स टू 1 से क्या हुआ है, मुझे पता है कि 5 है, 9 है, 4 है, 5 है, 9 है, 4 है, मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे मैप के अंदर देखो कुछ भी चीज़ रिपीटेड नहीं है। मैंने 9 की अकरेंस एक ही लिए, 9 की अकरेंस 2 नहीं लिए, 9 की अकरेंस एक ही लिए, ठीक है। ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर है। अब अपन इसको ड्राई रन करते हैं। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट। जो अपन क्या चीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को अपन करते हैं ड्राई रन, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब देखो मैं आया हूँ 9 पे, क्या 9 एग्जिस्ट करता है? अगर 9 एग्जिस्ट करता है तो उसकी अकरेंस कम कर दो। 9 की अकरेंस 0 हो गई, मतलब मैंने एक 9 यूज़ कर लिया है, मतलब कि मेरा आंसर के अंदर 9 हो सकता है, मेरा आंसर के अंदर 9 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक 9 था पहले से ही। अगर मेरे पास एक 9 पहले से ही है तो मैंने 9 को आंसर में डाल दिया और इस 9 को डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब मैं 4 पे आया, क्या 4 एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, तो मैंने इसको डिक्रीज कर दिया और यहाँ पे 4 डाल दिया। मैं वापस से 9 पे आया, क्या मेरे पास अब 9 बचा है? नहीं बचा है, तो मैं इसको डिक्रीज भी कर दूंगा तो मुझे फर्क नहीं करता। लेट्स से मैंने इसको डिक्रीज करके -1 कर दिया, बट मैंने इसको ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बचा ही नहीं था, है ना, वो बचा ही नहीं था, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऐड इट, ठीक है। 8 पे आया तो 8 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल अपन क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। वो क्या करेंगे, अपन लूप में कर रहे हैं ना, तो हर बार उसको माइनस करेंगे ही, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। बट अपन अपने अगर आंसर में ऐड कर रहे हैं तो अपन हमेशा चेक करेंगे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे देखो सबके अपने पास अक्रेंसेस 1 आ गई है, तो अब अपन को क्या करना है, अब एक नई लूप चलानी है अपन को। फॉर ऑटो आई इन nums ऑफ 2। अब इसके अंदर वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट वेदर द वैल्यू आई इट एग्जिस्ट इन आर nums2 और नॉट, है ना। जो nums2 वैल्यू है वो अपने मैप के अंदर है कि नहीं है, तो अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे। इफ़ m ऑफ i, मैं m ऑफ i लिख रहा हूँ, अगर देखो m ऑफ i जैसे m ऑफ 9 है, अगर 9 1 है तो ये वाली वैल्यू जो है ना ये ट्रू ला के देगी। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं m ऑफ i इक्वल्स टू 1। अगर उसकी एक अक्रेंस अपने पास है, एग्जिस्ट करती है, तो अपन क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक i, है ना, वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है मैप में, उसके एक अक्रेंस से अपन ने पुश बैक कर दिया। अब क्या करेंगे, एक अक्रेंस थी वो अक्रेंस को हटा दो, अपन यहाँ पे कर देंगे m ऑफ i माइनस माइनस। तो इससे हमेशा गारंटी रहेगी कि अपन ने उस वैल्यू को तभी पुश बैक किया जब उसकी अकरेंस 1 थी, और माइनस माइनस कर दिया। अपन को कुछ और चेक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट शो यू व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। आई स्पेस, है ना, m ऑफ i, यहाँ पे ये भी अपन प्रिंट कर देते हैं ENDL,
एंड इसके पहले भी सी आउट एंड एल. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. देखो सबसे पहले तो अपने पास ये मैप था, है ना. लेट्स जस्ट मेक इट मोर क्लियर. ठीक है, ओके. ऑलराइट, देखो सबसे पहले अपने पास ये वाला मैप था. ये मैप अपने पास बना हुआ है अलग ही पहले से. मैं आया, मेरे को चाहिए 9 की अकरेंस 1 अपने मैप में पहले से. ये तो अपन 9 को यूज कर लेंगे, है ना. ये देखो 9 की अकरेंस मैप में, तो 9 को अपन ने अपने आंसर में डाल दिया. फिर मैं आया 4 के पास. 4 की अकरेंस 1 है तो अपन ने यूज कर लिया और अपन ने अकरेंस भी डिक्रीज कर दी. फिर मैं वापस से 9 के पास आया तो मैंने देख लिया 9 की अकरेंस 0 है, मैं 9 को यूज नहीं कर सकता. फिर मैं आया 8 पे. 8 की अकरेंस 0 है तो मैं 8 को यूज नहीं कर सकता. मैं 4 पे आया, 4 की अकरेंस 0 है तो मैं 4 को यूज नहीं कर सकता. ऐसे कर करके अपन ने अपना आंसर बना लिया है. अगर लेट्स से और वैल्यूज होती इसके अंदर, मैं अगर टेस्ट केस पे जाता, लेट्स से मैं इसके अंदर गया, मैंने यहाँ पे एक और 4 ऐड कर लिया. देखते हैं अब क्या होता है. अपन ये अकरेंस डिक्रीज करते रहेंगे, इससे अपन को कुछ भी घाटा नहीं है. अरे मैं यहाँ पे आया, आप देखो एट द एंड मेरी 4 की अकरेंस -1 तक चले गई, बट वो 1 तो नहीं थी ना कभी, है ना. 1 तो नहीं थी ना, वो माइनस हो भी रही है, मेरे को कोई चिंता नहीं है. देखो अपन ये भी कर सकते हैं, और अपन अगर चाहते तो यहाँ पे m of i इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते थे. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. ये भी अपन रन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपन ने देखो यहाँ पे अकरेंस यूज कर ली ना. m of i इज इक्वल्स टू 0. अच्छा ये नहीं लगाया मैंने, ओके. सेमीकोलन नहीं लगाया था मैंने. ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आया, हमेशा देखो मैं आधे से चेक कर रहा हूँ. अकरेंस 0 है, अकरेंस 0, अकरेंस 0, अकरेंस 0, कुछ नहीं कर सकता. क्या होता है अगर अकरेंस 1 है, मैंने उसको मेरे आंसर में डाल दिया और उसकी अकरेंस 0 कर दी. हर किसी के अकरेंस में बाय डिफॉल्ट 0 ही सेट करते जा रहा हूँ. मैं उसको मेरे आंसर में डाल रहा हूँ और अकरेंस 0 करते जा रहा हूँ. ऐसा सिंपल एज दैट. ये काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है. ये सारे सी आउट स्टेटमेंट हटा देता हूँ. टाइम कॉन्वेक्सिटी के बारे में बात करते हैं अपन. इसको सबमिट कर देते हैं. सी आउट स्टेटमेंट्स को डिलीट ही कर देते हैं. इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सबमिट कर देते हैं. जब तक सबमिट हो रहा है अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं. देखो पहली अरे के अंदर अपन ने अनऑर्डर्ड मैप को यूज़ किया है. देखो इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली अभी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है. क्यों? पहली वाली में अपन ने क्या किया है, टोटल ऑफ n ऑपरेशन ही करा है. अनऑर्डर्ड मैप एक ऑपरेशन का कॉस्ट होता है उसका बिग O ऑफ 1. अपन ने n ऑपरेशन यूज़ करे हैं, यानी कि n टाइम्स बिग O ऑफ बिग 1 ऑपरेशन अपन ने किया है. तो ये अपना n ही है जो अपन ने अपना यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप इनिशियलाइज किया है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है. दूसरी चीज़ अपन ने ये वाला जब काम किया है, जब दूसरी लूप चलाई है, ये भी अपनी चल रही है n टाइम्स चल रही है. और अपन ने जब चेक कर रहे हैं तो चेक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इस केस में बिग O ऑफ 1 ही होती है. तो ये वाली लूप से अपनी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ये लूप से भी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n टाइम्स बिग O ऑफ 1 आ रही है. ठीक है, तो अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, 2n, जो कि अपना आंसर में फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन बोल सकते हैं कि वो है बिग O ऑफ n. दैट्स इट. ये ऑप्टिमाइज तरीका है, इससे ऑप्टिमाइज तरीका कोई और है नहीं. एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय एवरीवन.